हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय लॉकडाउन की स्थितियां चल रही हैं और आगामी जो एग्ज़ाम हैं उनको लेकर के आप भी परेशान हैं कि वो एग्ज़ाम होंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एग्ज़ाम थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं लेकिन होंगे ज़रूर। तो आप उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को भी बरकरार रखें। और देखिए मेरे प्यारे छात्रों, इसी में आपकी प्रिपरेशन को देखते हुए ही हमने करंट की सीरीज भी स्टार्ट की है और इसमें हम जो बड़े बड़े एक एक मुद्दे हैं उनको प्रतिदिन की कक्षा में देखा करेंगे। तो उन करंट से संबंधित घटनाओं की भी हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, आज हम जो विशाखापट्टनम गैस लीक घटना है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। विशाखापत्तनम गैस लीक घटना, इस पर आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें चर्चा में जैसे हम देखेंगे विशाखापट्टनम गैस लीक क्या थी, जैसे स्टायरीन जो गैस थी उसका यहाँ पर रिसाव हुआ है और उससे मानव जीवन कैसे प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ में क्या भारत में ऐसी जो घटनाएं हैं या डिजास्टर्स हैं इनको रोकने के लिए क्या कोई नियम कानून नहीं बने हुए हैं। अगर नियम कानून बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति में यह कानूनी व्यवस्था पर यह सवाल भी उठाता है कि फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इससे पूर्व एक बड़ी घटना भी हुई थी, जैसे भोपाल त्रासदी, और वह विश्व की बड़ी घटनाओं में एक तरह से शुमार है हमारे यहाँ पर। लेकिन उन जैसी घटनाओं को देखते हुए भी उसके पश्चात में भी कोई एक ठोस कदम नहीं उठाए गए। नियम कानून बहुत सारे बनाए गए, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट जिसको कह देते हैं, या फिर हम उसके अलावा देख सकते हैं जैसे एनजीटी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो एक्ट तो हमारे यहाँ बहुत बनाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या वह इतने प्रभावी हैं? अगर हैं तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसी घटनाएं कैसे हो गई? और दूसरी बात यह भी सवाल खड़ा करती है कि भारत सरकार की नीतियों पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब ये ऐसी कंपनियां चल रही हैं तो क्या ये जो कंपनियां हैं समय पर इनका जांच नहीं की गई? अगर जांच की गई तो फिर ऐसी दुर्घटनाएं कैसे संभावित हो जाती हैं? तो मेरे प्यारे छात्रों, ये हमारे जो कानूनी व्यवस्था है उस पर भी एक सवाल उठाता है। साथ ही साथ में जो हमारा मानव जीवन है उस पर तो ये एक प्रकार से अपना प्रभाव डालता ही डालता है। मानव पर ही प्रभाव नहीं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं और हमारे जो पेड़ पौधे हैं ये सभी इससे प्रभावित होते हैं। तो चलिए आइए हम इन सभी चीजों को आज की कक्षा में अपनी में डिटेल से जानेंगे। देखिए, यदि मेरे प्यारे छात्रों देखते हैं, हम ये देखेंगे साउथ इंडिया का कुछ भाग है इस तरह से और यहीं पर एक हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। यहीं पर एक राज्य है, ये आंध्र प्रदेश है और यहीं से होकर के एक नदी भी बहती है, गोदावरी। ये रिवर भी है और ये इधर देखेंगे बे ऑफ बंगाल है। यदि मेरे प्यारे छात्र देखेंगे, एक नदी है ये गोदावरी और इसी गोदावरी नदी के जो उत्तरी मुहाने क्षेत्र पर, नॉर्थ माउथ रीजन पर एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का जो नाम है विशाखापत्तनम। ये जो है हमारा विशाखापत्तनम है। और यदि देखते हैं तटों की बात करें, कोस्टल रीजन, तो उत्तरी सरकार तट पर है। ये जो तट है, ये आप जो देख पा रहे हैं, इसको उत्तरी सरकार तट भी कह देते हैं। इसी पर विशाखापत्तनम नामक ये एक शहर बसा हुआ है। दूसरी यदि विशाखापत्तनम की विशेषता देखें तो ये भारत का चौथा बड़ा बंदरगाह भी है, यानी 4th लार्जेस्ट पोर्ट रीजन ऑफ इंडिया।
तो ये जो है, यदि आप इसकी बात करते हैं तो मेरे प्यारे छात्रों, ये भारत का चौथा बड़ा बंदरगाह भी है। एक बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट रीजन है, ये जो है बंदरगाह है। अब देखिए, जो विशाखापत्तनम के पास में ही, यहां से लगभग अगर आप चलेंगे 15 किलोमीटर की दूरी पर ही एक क्षेत्र है गोपालपत्तनम। ये जो है एक क्षेत्र है यहां पर गोपालपत्तनम, और इसी गोपालपत्तनम में एक कंपनी की स्थापना हुई थी। इसी में क्षेत्र में एक स्थापना हुई थी कंपनी की, और इस कंपनी का नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी नाम था। इसी गोपालपत्तनम में इसकी स्थापना हुई थी। और प्यारे छात्र, जो हिंदुस्तान जो पॉलीमर कंपनी थी, इसमें प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एवं अन्य चीजें, जो प्लास्टिक से संबंधित चीजें थी, उनका रिसाइकलिंग एवं निर्माण होता है। यहां पर जो विनिर्माण की स्थिति भी होती है। और देखिए, इसी जो हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी थी, इसको दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की ही एक कंपनी थी, एलजी कंपनी है। इसी एलजी कंपनी के द्वारा इसको ओवरटेक किया गया था। तो इसके पश्चात में इस हिंदुस्तान पॉलीमर कंपनी का नाम परिवर्तित होकर के एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड नाम पड़ा है। तो यहां मेरे प्यारे छात्र, एक प्रश्न यह भी बन जाता है आपसे कि एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी किस देश से संबंधित थी। तो यहां याद रखेंगे, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित थी, और ये इससे पूर्व में ये आपकी जो है, अगर पूछी जाए किस रूप में ये जानी जाती थी, तो हिंदुस्तान पॉलीमर लिमिटेड कंपनी के रूप में ये कार्यरत थी। और ये जो स्थित थी वो कहां पर थी? गोपालपत्तनम, जो कि विशाखापत्तनम के पास में एक जगह है। तो यहां तक आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। चलिए, अब देखिए, बात यह आती है विशाखापट्टनम जो गैस लीक घटना है, ये चर्चा में इतनी बड़ी क्यों थी, उस पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले जो विशाखापट्टनम गैस लीक घटना है, ये चर्चा में क्यों थी? सबसे पहले बात, देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी से 7 मई 2020 को स्टाइरीन गैस का रिसाव होता है। और देखिए, ये लॉकडाउन की स्थिति के पश्चात में इस कंपनी को पुनः प्रारंभ किया गया था, और जब इसको पुनः प्रारंभ किया जा रहा था तो उसी संदर्भ में यह घटना घटती है। दूसरी बात यह है, लॉकडाउन के पश्चात पुनः प्रारंभ होने पर घटना। और मेरे प्यारे छात्रों, तीसरा इसीलिए भी ये चर्चा में हुई क्योंकि इससे दर्जनों लोग मारे गए एवं दर्जनों लोग बीमार हो गए। और देखिए, इस पॉलीमर जो कंपनी है, इसमें या हम कह सकते हैं स्टाइरीन जो गैस का प्रयोग है, प्लास्टिक सामान, फाइबर ग्लास
जैसी चीजों के निर्माण में प्रयोग होता है। ये जो है इस कारण से चर्चा में थी आपकी कंपनी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब बात करते हैं जो स्टाइरिन गैस है ये है क्या। अब इस पर हम बात करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट बात आती है मेरे प्यारे छात्रों कि जो स्टाइरिन गैस है ये है क्या। ये क्या है, देखिए जो स्टाइरिन गैस है इसको एक तरह से कारखानों में तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। पहली बात, इस गैस को तरल के रूप में संग्रहित किया जाएगा। और ये जो 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इसको इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित होता है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर संग्रहित होती है। और तीसरी मेरे प्यारे छात्र ये बड़ी बात करेंगे तो ये एक रंगहीन गैस है और साथ ही साथ इसमें मीठी गंध होती है और इसमें गंध के लिए अन्य गैसों का भी प्रयोग किया जाता है। तो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, यह एक रंगहीन गैस है और मीठी गंध वाली गैस है। ये जो मीठी गंध वाली गैस होती है जो है, और यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो C8H8 इसका फॉर्मूला, यानी इसमें देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। यदि आप इसमें देखेंगे तो ये जो है यानी जो स्टाइरिन गैस है कार्बन एवं हाइड्रोजन का यौगिक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये एक तरह से जो एक गैस होती है, अगर आपने सुना हो बेंजीन गैस, उसका व्युत्पन्न रूप है। ये जो है ये भी पूछा जा सकता है किसका व्युत्पन्न रूप है। पांचवी बात याद रखेंगे कि स्टाइरिन गैस बेंजीन C6H6 का व्युत्पन्न रूप है। सबसे बड़ी बात ये भी आपको यहां एक पॉइंट याद रखने वाली बात है। और स्टाइरिन गैस तरल पदार्थों में आसानी से घुल जाती है, लेकिन पानी में यह आसानी से नहीं घुलती है। ये भी बहुत बड़ी विशेषता है इसकी जो है, ये भी बात याद रखेंगे। स्टाइरिन गैस तरल पदार्थों में आसानी से घुल जाती है, परंतु पानी में नहीं। तो ये मेरे प्यारे छात्रों, और भी यदि बात करें हम स्टाइरिन के अन्य नामों की बात करें तो इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे विनाइल बेंजीन। इसके अन्य नाम देखें, कभी पूछ लिया जाए, विनाइल बेंजीन है, इसका एक अन्य नाम है। और देखेंगे इसका इथेनाइल बेंजीन, एक ये भी नाम है। और देखेंगे इसका फिनाइल इथेलीन बेंजीन,
ये मेरे प्यारे छात्रों इसके अन्य नाम भी हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्टायरीन जो गैस है इसके अन्य नाम क्या हैं। तो याद रखें विनाइल बेंजीन, इथेनॉल बेंजीन और फेनाइल इथिलीन बेंजीन है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए देखते हैं। अब तीसरी बात यहां से मेरे प्यारे छात्रों एक निकल के आती है, मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, यदि ये अल्पकाल के लिए मानव को प्रभावित करती है, यानी कम प्रभावित करती है, तो ऐसी स्थिति में श्वसन संबंधी बीमारियां होंगी, रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो आपको डिजीज होंगी, जैसे सांस लेने में दिक्कत होगी आपको, जो है हल्का सा हो सकता है सिर दर्द रहे आपको जो है इसमें, और हो सकता है कि आंखों में भी जलन हो। लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम बहुत ही खतरनाक हैं, जैसे इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो भाग है आपका, ये हमेशा के लिए प्रभावित हो सकता है, और इससे मानव की जो भूलने की क्षमता या शून्यावस्था जैसे दिमाग की भी हो सकती है। और भी यदि देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो इससे जो कैंसर जैसी भयानक जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। यदि और भी देखें तो इससे मानव को, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब काम नहीं करेगा, तो जिसको हम कहते हैं एक तरह से हम कह देते हैं व्यक्ति को लकवा जैसी स्थितियां हो जाती हैं। तो यहां यदि हम प्रभाव देखते हैं इसके, तो बड़े ही खतरनाक प्रभाव हैं इसके जो है। यदि वातावरण में लंबे समय तक बनी रहेगी तो ऐसी स्थिति में ये उस क्षेत्र को हमेशा के लिए प्रभावित करती रहेगी जो है। तो आइए इसके प्रभाव को भी हम यहां पर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि हम स्टायरीन गैस का प्रभाव देखें, देखिए स्टायरीन गैस के प्रभाव में देखते हैं प्यारे छात्रों, तो सबसे पहली बात इसके अल्पकालिक प्रभाव, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, जैसे श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, आंखों में जलन हो सकती है, तीसरा हो सकता है सिर दर्द हो सकता है, इससे ब्रेन पेन हो सकता है इससे जो है। ये तो है शॉर्ट टर्म डिजीज है। दीर्घकालिक क्या है इससे जो है, दीर्घकालिक प्रभाव देखेंगे इससे जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकता है, और यदि ये प्रभावित हुआ तो मेरे प्यारे छात्रों इससे जो है आपका जो ब्रेन है, यानी जिसको कह सकते हैं हेड, सिर शून्यावस्था में जा सकता है, या हम कह सकते हैं लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। और इसके अलावा देखेंगे प्यारे छात्रों, मैं आपको बता चलूं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, ये भी बीमारी हो सकती है। तो ये दीर्घकालिक परिणाम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जाकर के क्या करेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको प्रभावित करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले जो कार्बन की चीजें होती है उनको ज्यादा पसंद करता है ग्रहण करने में, फिर ऑक्सीजन की चीजों को पसंद करता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा है तो इसको करेगा, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति का दम घुटने लगता है, और जब दम घुटने लगता है तो इसी में जो व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो जाती है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
चलिए, एक हमारी संस्था NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, एक है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन उपकरण के अनुसार देखें तो भारत में अब तक लगभग 130 रासायनिक जो घटनाएं वो हो चुकी हैं। 130 केमिकल डिजास्टर्स भारत में अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से देखेंगे एक प्रमुख आपदा जो था आपका भोपाल त्रासदी को भी देख सकते हैं इसमें। इसके अनुसार देखेंगे भारत में अब तक 130 रासायनिक घटना हो चुकी है। जैसे आप इसमें प्रमुख देख सकते हैं भोपाल त्रासदी, दिसंबर 1984, भोपाल त्रासदी गैस, इसको आप इसमें देख सकते हैं। भोपाल त्रासदी गैस बहुत ही खतरनाक थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक प्लांट था, आपको बता दूं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट है एक जो है, और ये जो प्लांट है भोपाल में स्थित है। और इसी प्लांट से जो था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसी से जो था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट या साइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था जो है। और इसी गैस के रिसाव के कारण ये था, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 3000 लोग मारे गए थे और लगभग 5000 लोग, 5 लाख लोग जो थे वो अन्य तरीकों से प्रभावित हुए थे। तो ये विश्व की प्रमुख घटनाओं में से एक शुमार है मेरे प्यारे छात्रों। तो यहां कई बार प्रश्न ये पूछा गया कि भोपाल त्रासदी गैस में जो है रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी, तो वहां याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। अब देखिए, अभी तक भारत में 130 से अधिक रासायनिक आपदाएं हो चुकी हैं, लेकिन जो भारत सरकार है या जो राज्य सरकारें हैं उन पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही है, जबकि इसके लिए उन्होंने तरह तरह के जो एक्ट भी बनाए हुए हैं। तो इससे जो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक जो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी चीजें, उन पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब कभी भी कंपनी को रिन्यूअल किया जाएगा, जब कंपनी प्रारंभ होगी, तो उससे पहले कंपनी या प्लांट की चीजें होती हैं उनको रिसाइकल या उनका चेक भी किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जब ये चीजें प्रारंभ हो रही हैं, इनके पाइप फट रहे हैं या लीकेज हो रहे हैं, तो इसका मतलब सही तरह से उनको चेक नहीं किया गया था। और यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रशासन और जो कंपनी है दोनों का मिली भगत का रूप कह सकते हैं इसके द्वारा। तो ये दोनों पर सवाल तो उठते हैं और जायज भी यही है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि ऐसी जो आपदाएं हैं इनसे बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर भी हम जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बचाव हेतु कदम क्या उठाए गए हैं अभी तक, उन पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। जैसे देखेंगे, इसमें एक हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम।
एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट है एक जो है 1986 बनाया गया, और ये बनाया इसीलिए गया कि इसके द्वारा केंद्र सरकार को ये अथॉरिटी है कि वो जो इंडस्ट्रियल एरिया में इस बात का अधिकार रखता है कि वो पर्यावरण से संबंधित निरीक्षण कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी एज अ सुपरविजन ऑफ इंडस्ट्री रीजन्स, वहां पर किसी भी प्रकार का निरीक्षण कर सकता है कि पर्यावरण को लेकर के जो गतिविधियां वहां सही है या नहीं है। तो ये जो है केंद्र सरकार को अधिकार देता है। तो यहां ध्यान देंगे, केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल रीजन पर्यावरण से संबंधित निरीक्षण कर सकता है। जब ऐसा एक्ट है तो फिर ऐसी आपदा क्यों, एक प्रश्न है। दूसरा देखेंगे द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है, एक और देखेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और देखेंगे एक्ट में देखने द एक ये एक्ट भी है जो है, ये है 1991 1991 है। देखिए ये क्या देता है, जैसे खतरनाक पदार्थ हैं इनसे निपटान हेतु कोई भी, मान लीजिए जैसे अभी आप देख सकते हैं स्टायरीन गैस दुर्घटना हुई है, या इससे पहले आप देख सकते थे भोपाल त्रासदी गैस हुई है, तो इससे जो भी लोग प्रभावित हुए हैं तो उन लोगों को कुछ उनको सहायता पहुंचाने का अधिकार है, और ऐसी स्थिति में ये जो पैसा है वो उस संबंधित कंपनी से भी वसूल कर सकती है जो है। तो इसमें खतरनाक पदार्थों से निपटान हेतु व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, इकोनॉमिकल सपोर्ट, आर्थिक सहायता या राहत प्रदान करने का अधिकार है। और भी एक्ट यदि और बताऊं आपको, एनजीटी काम कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और भी एक संस्था बता देता हूं, एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है। और देखेंगे इसका जो निर्माण था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जल्दी से चीजों का निपटान करने हेतु निर्माण किया गया था। यह है, इसको देखेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु घटनाओं का जल्दी से निपटान। और देखेंगे अभी इसमें जो है एनजीटी के द्वारा जो एलजी पॉलीमर कंपनी थी उस पर 50 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। एनजीटी के द्वारा पॉलीमर कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ले लेंगे स्क्रीनशॉट। देखिए अब ऐसी जो घटना भविष्य में ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, अधिकतर चाहे एलजी पॉलीमर कंपनी देखें, चाहे हम
जो यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड कंपनी को देखें, या फिर हम रासायनिक से संबंधित किसी अन्य कंपनी की बात करें, तो ये अधिकतर कंपनियां उन क्षेत्रों में लगी हुई हैं जहां पर एक तरह से लोग अधिक रूप में बसावट में हैं, यानी हम कह सकते हैं अ पीपल गैदरिंग, आबादी वाले, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में है। तो पहली तो बात यह है कि यदि इन रासायनिक घटनाओं से बचना है तो जो ऐसी रासायनिक कंपनियां हैं या अन्य कोई भी फैक्ट्री है, ये कभी भी अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में इनका निर्माण ना हो। यदि वर्तमान समय में भी ये अधिक आबादी वाले क्षेत्र में है तो इनको सख्त से सख्त रूप में वहां से हटाने की हमें जरूरत है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो बने हुए कानून हैं, उन बने हुए कानून को सक्रिय रूप से हम लागू करें, जिससे कि दोबारा से ये ऐसी घटनाएं न हो सके जो है। तीसरी बात, अगर हम और बात करें इसमें जो है कि जितने भी हमारे जो एक्ट बने हुए हैं, इनमें हमें इस तरह से रिफॉर्म करना होगा कि तुरंत उस जगह पर कार्यवाही करनी पड़े। चौथी बात कि जब कभी भी इन प्लांट को अगर कभी भी अथॉरिटी दी जाती है, किसी भी तरह से कार्रवाई अथॉरिटी दी जाती है खोलने के लिए, तो उसकी सही तरह से जांच हो उसकी जो है। तो ये मेरे प्यारे छात्रों, हम इनको भविष्य में ऐसी रासायनिक जो आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए हम इस तरह से कदम उठा सकते हैं। तो यहां मेरे प्यारे छात्रों, आज हमने विशाखापट्टनम गैस लीक जो त्रासदी थी, रासायनिक आपदा थी, इसको आज की हमने अपनी कक्षा में डिस्कस किया। यह आपके आगामी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सबके लिए उपयोगी है। तब तक आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।